द डीप डाइव की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय की तहों में उतरने वाले हैं। विषय है आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने के अलग अलग नजरिए। हमारे पास कुछ अकादमिक स्रोत सामग्री है जिसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहासकार भारत के आधुनिक अतीत को कैसे देखते और लिखते आए हैं। ये महज अलग अलग राय नहीं, बल्कि सोचने के पूरे ढांचे हैं। और इस पड़ताल का मिशन यह समझना कि ये विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं, वे कैसे उभरे और आज हमारे लिए उनके क्या मायने हैं। जैसा कि पर्सिवल स्पियर ने कहा भी था, इतिहास का लेखन बदलता रहता है, कुछ इसलिए कि हालात बदलते हैं और कुछ इसलिए कि इतिहासकारों का नजरिया विकसित होता है। बिल्कुल। ये जानना महत्वपूर्ण है कि इतिहास कोई एक पत्थर पर लिखी कहानी नहीं है। अलग अलग दौर में अलग अलग विचारधाराओं के प्रभाव में उन्हीं घटनाओं को अलग अलग चश्मों से देखा और परखा गया है। हमारी स्रोत सामग्री हमें आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस्तेमाल किए गए कई प्रमुख दृष्टिकोणों से रूबरू कराती है। हाँ, और आज हम इन्हीं मुख्य दृष्टिकोणों को एक एक करके खंगालेंगे। औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, उपाश्रित मतलब सबाल्टन, फिर सांप्रदायिक, कैम्ब्रिज स्कूल, उदारवादी, नव उदारवादी और हाँ, नारीवादी भी। हर एक की अपनी कहानी है, अपना तर्क है। तो चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले वो दृष्टिकोण जिसने शायद सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास को लिखना शुरू किया, औपनिवेशिक दृष्टिकोण। स्रोत बताते हैं कि यह दृष्टिकोण पूरी तरह से औपनिवेशिक विचारधारा और हितों से प्रभावित था। इसका असल मतलब क्या हुआ? क्या यह सिर्फ अंग्रेजों का लिखा इतिहास था? देखिए, सिर्फ अंग्रेजों का लिखा होना ही काफी नहीं है, बल्कि ये उस खास मानसिकता को दर्शाता है जो औपनिवेशिक शासन के साथ आई थी। स्रोत सामग्री में यह बात साफ उभरती है कि इस नजरिए से लिखे गए इतिहास का झुकाव ब्रिटिश शासन के हितों और उनके विश्व दृष्टिकोण की ओर था। इसमें एक स्पष्ट पैटर्न दिखता है: भारतीय समाज और संस्कृति की कमियों को उजागर करना, उन्हें पिछड़ा या अविकसित दिखाना, और साथ ही पश्चिमी संस्कृति, मूल्यों और शासन प्रणाली की श्रेष्ठता का गुणगान करना। जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ जैसे इतिहासकारों का काम इसी धारा में गिना जाता है, जैसा स्रोत बताते हैं। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं था, बल्कि एक तरह से अपने शासन को सही ठहराने, उसे एक सभ्यता मिशन के तौर पर पेश करने का प्रयास था। मतलब कहानी ऐसी गढ़ना जिसमें वे नायक हों। बिल्कुल, काफी हद तक स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं। ये उस दौर की सत्ता समीकरण और विचारधारा का आईना था। देखिए, इतिहास लिखन कभी शून्य में नहीं होता। वो हमेशा उस सामाजिक राजनीतिक माहौल से प्रभावित होता है जिसमें उसे रचा जा रहा है। औपनिवेशिक काल में यही दृष्टिकोण हावी था और इसने दुनिया भर में भारत की एक खास छवि बनाई, एक ऐसा देश जिसे सुधारने और आधुनिक बनाने की जरूरत थी। दिलचस्प। और फिर जाहिर है इस दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया भी हुई होगी। यहीं पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण आता है ना, जिसके बारे में स्रोत कहते हैं कि ये औपनिवेशिक व्याख्याओं के जवाब में उभरा। ये जानना रोचक है कि इसका फोकस मतलब ध्यान समय के साथ कैसे बदला। हाँ, ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा गढ़ी जा रही भारत की नकारात्मक छवि के विरोध में विकसित हुआ। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने पलटवार करते हुए भारत के गौरवशाली अतीत, उसकी उपलब्धियों और उसकी सभ्यता की महानता को उजागर करने का बीड़ा उठाया। यहाँ स्रोत एक अहम बिंदु पर रोशनी डालते हैं। आज़ादी से पहले इस स्कूल के इतिहासकारों का मुख्य ध्यान भारत के प्राचीन और मध्यकालीन गौरव पर ज्यादा रहा, आधुनिक काल पर उतना नहीं। शायद इसलिए क्योंकि वे दिखाना चाहते थे कि भारत हमेशा से पिछड़ा नहीं था। और आज़ादी मिलने के बाद तब क्या हुआ? उनका फोकस कैसे शिफ्ट हुआ? आज़ादी के बाद, जैसा कि स्रोत में उल्लेख है, ध्यान का केंद्र बदलना लाजमी था। अब जोर आधुनिक भारत के निर्माण और खास तौर पर स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर आ गया। ये एक तरह से नए राष्ट्र की कहानी कहने की जरूरत थी। अपने नायकों को स्थापित करने और राष्ट्रीय गौरव की भावना को मजबूत करने का प्रयास था। आरसी मजूमदार और ताराचंद जैसे नाम इसी राष्ट्रवादी स्कूल से जुड़े प्रमुख इतिहासकार माने जाते हैं। तो ये मूलतः इतिहास को एक भारतीय चश्मे से देखने का प्रयास था, औपनिवेशिक दावों को काटने और आत्मसम्मान जगाने का। यानी एक दृष्टिकोण का जवाब दूसरा दृष्टिकोण बना। अच्छा, अब बात करते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण की।
स्रोत कहता है कि यह औपनिवेशिक शासकों और शासितों के बीच के प्राथमिक अंतर्विरोध पर तो ध्यान देता ही है, साथ ही भारतीय समाज के भीतर के आंतरिक अंतर्विरोधों पर भी जोर देता है। ये थोड़ा जटिल लगता है, इसे सरल शब्दों में कैसे समझे? देखिए, मार्क्सवादी इतिहासकार मूलतः इतिहास को आर्थिक संरचनाओं, उत्पादन के तरीकों और विभिन्न वर्गों के बीच होने वाले संघर्षों के नजरिए से देखते हैं। उनके लिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं, औपनिवेशिक काल का सबसे बड़ा संघर्ष यानी प्राथमिक अंतर्विरोध जाहिर तौर पर शासक वर्ग यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकत और शासित वर्ग समस्त भारतीय जनता के बीच था। लेकिन वे कहानी को यहीं खत्म नहीं करते। वे भारतीय समाज के अंदर झांकते हैं और वहां मौजूद विभिन्न वर्गों, जैसे जमींदार बनाम किसान, पूंजीपति बनाम मजदूर या ऊंची जाति बनाम नीची जाति, जिसे वे वर्ग संघर्ष के ढांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं, इनके बीच के तनावों, हितों के टकरावों और संघर्षों यानी आंतरिक अंतर्विरोधों का भी गहराई से विश्लेषण करते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ अंग्रेज बनाम भारतीय की सीधी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये कहानी और भी पेचीदा है। ये भारतीय समाज के अपने अंदरूनी झगड़ों, आर्थिक असमानताओं और सत्ता संघर्षों को भी उजागर करता है। बिल्कुल। ये नजरिया मानता है कि आर्थिक कारक और उत्पादन के संबंध ही इतिहास की दिशा तय करने वाले मुख्य इंजन होते हैं। भारत में आर.पी. दत्त और ए.आर. देसाई को इस दृष्टिकोण का प्रमुख चेहरा माना जाता है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। उन्होंने विस्तार से ये दिखाया कि कैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बदला, कैसे नए वर्ग पैदा हुए और कैसे इन बदलावों ने भारतीय समाज और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। यहाँ कुछ वाकई दिलचस्प हो जाता है। उपाश्रित या सबाल्टर्न दृष्टिकोण। स्रोत में बिपिन चंद्र का एक उद्धरण है जो कहता है कि यह दृष्टिकोण पिछले सभी इतिहास लेखन, यहाँ तक कि मार्क्सवादी लेखन को भी अभिजात्य मतलब एलीट कहकर खारिज करता है। ये तो काफी क्रांतिकारी और बड़ा दावा लगता है। हाँ, ये भारतीय इतिहास लेखन में एक बहुत महत्वपूर्ण और रैडिकल मोड़ था। उपाश्रित इतिहासकारों, जिनके प्रमुख प्रणेता रणजीत गुहा माने जाते हैं, जैसा कि स्रोत में उल्लेख है, कब बुनियादी तर्क यही है कि अब तक जो भी इतिहास लिखा गया है, चाहे वो औपनिवेशिक हो, राष्ट्रवादी हो या फिर मार्क्सवादी ही क्यों ना हो, वह सब ऊपर से नीचे देखा गया इतिहास है। यानी वो शासकों, नेताओं, बुद्धिजीवियों, अमीर तबकों, संक्षेप में कहें तो अभिजात वर्ग के नजरिए, उनकी चिंताओं और उनकी कार्रवाइयों पर ही केंद्रित रहा है। तो फिर इस अभिजात्य नजरिए की वजह से इतिहास की तस्वीर में क्या चीज छूट गई या धुंधली हो गई? स्रोत के अनुसार इस अभिजात्य पूर्वाग्रह का नतीजा ये हुआ कि आम जनता, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, महिलाएं यानी समाज के निचले पायदान पर खड़े उपाश्रित या सबॉल्टन समूह, उनकी अपनी आवाज, इतिहास में उनकी भूमिका, उनकी अपनी सोच मतलब चेतना और उनके अपने प्रतिरोध के तरीके, इन सब को इतिहास लेखन में या तो नजरअंदाज कर दिया गया या फिर अभिजात वर्ग के आंदोलनों के पीछे चलने वाले अनुयायियों के रूप में ही देखा गया। तो ये इतिहास को नीचे से ऊपर देखने का प्रयास है, उन लोगों की आंखों से जिनकी कहानियां अक्सर पन्नों के हाशिए पर भी जगह नहीं पाती। बिल्कुल सही। ये दृष्टिकोण इतिहास में आम लोगों की एजेंसी, मतलब उनकी अपनी पहलकदमी और सक्रिय भूमिका, उनकी अपनी खास तरह की राजनीतिक समझ और उनके द्वारा किए गए प्रतिरोध के उन अनगिनत रूपों को समझने और सामने लाने पर जोर देता है, जो शायद बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों के शोर में दब गए थे। ये मानता है कि अभिजात वर्ग के संघर्षों से अलग उपाश्रित समूहों के अपने संघर्ष, अपनी दुनिया और अपना नजरिया था, जिसे समझे बिना इतिहास अधूरा है। बिपिन चंद्र का उद्धरण इसी बात को रेखांकित करता है कि ये दृष्टिकोण खुद को पिछले सभी इतिहास लेखन से अलग करके एक नए जनता के दृष्टिकोण के दावे के साथ सामने आया। अगला दृष्टिकोण, सांप्रदायिक दृष्टिकोण। ये थोड़ा संवेदनशील विषय है। स्रोत बताता है कि ये हिंदुओं और मुसलमानों को ऐसे स्थायी शत्रुतापूर्ण समूहों के रूप में देखता है जिनके हित हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। हाँ, ये एक ऐसा नजरिया है जिसकी व्याख्या स्रोत सामग्री इस प्रकार करती है। ये इतिहास को मुख्य रूप से दो प्रमुख धार्मिक समुदायों, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक अंतर्निहित, स्थायी और निरंतर चलने वाले संघर्ष के रूप में देखता है। ये मानकर चलता है कि उनके हित न केवल अलग थे, बल्कि स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विरोधी या परस्पर विरोधी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एंटागोनिस्टिक थे। मध्यकालीन इतिहास से लेकर आधुनिक काल तक ये दृष्टिकोण इसी संघर्ष को इतिहास की मुख्य धारा मानता है।
ये तो इतिहास को बहुत ही सीमित और शायद खतरनाक तरीके से देखना हुआ है ना, जो समुदायों के बीच की खाई को और गहरा कर सकता है। वास्तव में अकादमिक जगत में इतिहासकार अक्सर इस दृष्टिकोण की तीखी आलोचना करते हैं। आलोचकों का मानना है कि यह ऐतिहासिक जटिलताओं को नजरअंदाज करता है, समुदायों के भीतर की भारी विविधता जैसे वर्ग, जाति, क्षेत्र, भाषा आधारित अंतर, इन सब को मिटा देता है और उनके बीच सहयोग, सह अस्तित्व और साझा संस्कृति के लंबे इतिहास को कम करके आंकता है। यह धार्मिक पहचान को ही एकमात्र या सर्वोपरि पहचान मान लेता है। यहाँ ये साफ करना बेहद जरूरी है कि हम केवल स्रोत में वर्णित इस दृष्टिकोण का परिचय दे रहे हैं, इसका समर्थन या प्रचार नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य केवल विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करना है, जैसा कि स्रोत सामग्री में दिया गया है, ताकि श्रोता विभिन्न व्याख्याओं से अवगत हो सकें। चलिए अब कैम्ब्रिज स्कूल की ओर बढ़ते हैं। स्रोत कहता है कि ये भारतीय राष्ट्रवाद को मूलतः भारतीयों के विभिन्न गुटों के बीच ब्रिटिश शासकों से संरक्षण और लाभ प्राप्त करने के लिए हुए संघर्षों का नतीजा मानता है। और ये भी कहा गया है कि उनके अनुसार राष्ट्रवादी नेता आदर्शों से नहीं बल्कि सत्ता और भौतिक लाभ की इच्छा से प्रेरित थे। ये तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पर सीधा हमला है। कैम्ब्रिज स्कूल दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रवाद की प्रकृति, उसकी प्रेरणाओं और उसके चरित्र पर एक बहुत ही अलग और अक्सर विवादास्पद नजरिया पेश करता है। स्रोत के अनुसार ये तर्क देता है कि जिसे हम ऊंचे आदर्शों वाला राष्ट्रवादी आंदोलन कहते हैं, वो वास्तव में उतना आदर्शवादी था ही नहीं, बल्कि ये ज्यादातर विभिन्न भारतीय समूहों, समुदायों और व्यक्तियों के बीच ब्रिटिश राज द्वारा दिए जा रहे संरक्षण मतलब पैट्रोनेज, संसाधन, सरकारी नौकरियां और सत्ता के पदों को हासिल करने की आपसी होड़ या संघर्ष का परिणाम था। तो ये राष्ट्रवाद की भावना, विचारधारा और लोगों के बलिदान को कम करके आंकता है। ये कहता है कि सब कुछ बस निजी या समूह के स्वार्थ के लिए था। ऐसा प्रतीत होता है। स्रोत यही बताते हैं कि इस दृष्टिकोण के अनुसार कई प्रमुख राष्ट्रवादी नेता भी मुख्य रूप से सत्ता की लालसा और भौतिक लाभों से ही प्रेरित थे। ये राष्ट्रवाद को किसी एक अखिल भारतीय भावना या विचारधारा के बजाय स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर शक्ति, प्रभाव और संसाधनों के लिए चलने वाली खींचतान और राजनीति के उप-उत्पाद मतलब बाय प्रोडक्ट के रूप में देखता है। ये तस्वीर राष्ट्रवादी इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत तस्वीर से एकदम उलट है, जहां आदर्शों और देशभक्ति पर जोर था। वाकई ये तो सोचने का बिल्कुल अलग धरातल है। अब आते हैं उदार और नव उदारवादी दृष्टिकोण पर। यह भी एक अनोखा नजरिया पेश करता है। इनका तर्क है कि उपनिवेशों का आर्थिक शोषण अंततः खुद ब्रिटेन के आम लोगों के लिए भी ज्यादा फायदेमंद नहीं था, क्योंकि इसने ब्रिटेन में ही नए और अधिक उन्नत उद्योगों के विकास में देरी की। ये कैसे संभव है? मतलब उपनिवेश तो फायदे के लिए ही बनाए जाते थे ना। हाँ, ये एक दिलचस्प और पहली नजर में शायद उल्टा लगने वाला काउंटर इंट्यूटिव आर्थिक तर्क है। पारंपरिक मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी व्याख्याएं आमतौर पर यही मानती आई हैं कि भारत जैसे उपनिवेश ब्रिटेन के लिए सोने की खान थे और उनके बेहिसाब शोषण ने ही ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति और समृद्धि को संभव बनाया। लेकिन उदार और नव उदारवादी व्याख्या, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, इस आम धारणा को चुनौती देती है। किस आधार पर? क्या तर्क है उनका? उनका तर्क अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सिद्धांत पर आधारित है। वे कहते हैं कि उपनिवेशों पर कब्जा बनाए रखने, उनका प्रशासन चलाने और उन्हें नियंत्रित करने में ब्रिटेन को भारी मात्रा में संसाधन मतलब पूंजी, श्रम, ध्यान ये सब खर्च करने पड़े। अगर ब्रिटेन यही संसाधन अपने देश के भीतर उस समय उभर रहे ज्यादा उन्नत और नए औद्योगिक क्षेत्रों जैसे रसायन, बिजली, ऑटोमोबाइल इनके विकास में लगाता, तो शायद उसे लंबी अवधि में कहीं ज्यादा आर्थिक लाभ होता। उपनिवेशों पर जो ज्यादातर कच्चे माल या पुराने उद्योगों जैसे कपड़ा पर आधारित थे, अत्यधिक निर्भरता ने ब्रिटेन को एक तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने से रोके रखा और औद्योगिक नवाचार में वह जर्मनी या अमेरिका से पिछड़ने लगा। अच्छा, ये सोचने का एक बिल्कुल ही अलग कोण है कि उपनिवेशवाद ने शायद उपनिवेशों को तो नुकसान पहुंचाया ही, पर लंबी दौड़ में वो शासक देश मतलब मेट्रोपोल के लिए भी सबसे फायदेमंद रास्ता नहीं था। हाँ, ये दिखाता है कि आर्थिक इतिहास की व्याख्याएं भी कितनी भिन्न और जटिल हो सकती हैं और कैसे अलग अलग आर्थिक सिद्धांत अलग अलग निष्कर्षों तक ले जा सकते हैं। और अंत में नारीवादी दृष्टिकोण, फेमिनिस्ट अप्रोच, ये किन पहलुओं पर प्रकाश डालता है?
स्रोत कहता है कि यह औपनिवेशिक संरचनाओं जैसे कानूनी प्रणाली का विश्लेषण करता है, जिन्होंने महिलाओं के जीवन को विशेष रूप से प्रभावित किया, और उत्पादक संसाधनों जैसे संपत्ति पर स्वामित्व से इनकार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उनकी भेद्यता बढ़ी। नारीवादी इतिहास लेखन इतिहास की हमारी समझ में एक बेहद जरूरी और अक्सर नजरअंदाज किया गया आयाम जोड़ता है। जैसा कि स्रोत स्पष्ट करता है, इसका मुख्य उद्देश्य इतिहास में महिलाओं के अनुभवों, उनकी भूमिकाओं, उनके संघर्षों और उनके दृष्टिकोणों को केंद्र में लाना है। वो सब कुछ जिसे पारंपरिक पुरुष केंद्रित इतिहास लेखन ने या तो अनदेखा कर दिया या हाशिए पर धकेल दिया। तो ये सिर्फ महान महिलाओं या रानियों के बारे में इतिहास लिखना नहीं है, बल्कि इतिहास की हर घटना और प्रक्रिया को लिंग जेंडर के चश्मे से देखना है। ये देखना कि पुरुषों और महिलाओं पर उसका असर कैसे अलग-अलग पड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये विश्लेषण करता है कि कैसे समाज की संरचनाएं, चाहे वो सामाजिक हों, आर्थिक हों, राजनीतिक हों या कानूनी हों, पुरुषों और महिलाओं के जीवन को अलग-अलग तरीकों से आकार देती हैं और उनके लिए अलग-अलग अवसर और बाधाएं पैदा करती हैं। स्रोत विशेष रूप से औपनिवेशिक काल की कानूनी संरचनाओं के विश्लेषण का उल्लेख करता है, कैसे नए कानूनों ने महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया, कभी सुधारा, कभी बिगाड़ा। साथ ही ये उन बुनियादी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे संपत्ति और उत्पादक संसाधनों, खासकर जमीन पर महिलाओं के स्वामित्व का अधिकार, जिससे उन्हें पारंपरिक रूप से और अक्सर कानूनी तौर पर भी वंचित रखा गया। ये दिखाता है कि कैसे इस वंचना ने उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पुरुषों की तुलना में अधिक असुरक्षित या भेद्य, वल्नरेबल बनाया। तो ये इतिहास की उन दबी हुई या अनसुनी आवाजों को सामने लाने का प्रयास है, और ये समझने का प्रयास है कि लिंग ने सत्ता के समीकरणों और ऐतिहासिक बदलावों को कैसे प्रभावित किया। एकदम सटीक। ये केवल महिलाओं का इतिहास लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक लिंगीकृत इतिहास, जेंडर्ड हिस्ट्री प्रस्तुत करने का प्रयास है, जो दिखाता है कि समाज में स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं और उनके बीच के शक्ति संबंध ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के अभिन्न अंग रहे हैं। तो इतने सारे दृष्टिकोणों को देखने के बाद औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, उपाश्रित, सांप्रदायिक, कैम्ब्रिज स्कूल, उदारवादी, नारीवादी, बाप रे, ये सब सुनकर किसी को लग सकता है कि इतिहास तो बस अलग-अलग कहानियों का घालमेल है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? घालमेल नहीं, बल्कि समृद्धि। इसका सीधा सा मतलब यही है कि इतिहास एक जटिल, बहुआयामी हकीकत है, जिसे किसी एक अकेले नजरिए से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। जैसा कि हमने इस चर्चा में देखा और जैसा स्रोत सामग्री ने उजागर किया, हर दृष्टिकोण कुछ खास पहलुओं पर रोशनी डालता है, कुछ खास सवाल पूछता है और अतीत की पहेली के कुछ टुकड़ों को जोड़ता है। लेकिन हर दृष्टिकोण की अपनी सीमाएं भी हैं। वह कुछ चीजों को तो बहुत स्पष्ट दिखाता है, पर शायद कुछ और चीजों को धुंधला कर देता है या पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। यह उस तरह है जैसे आप किसी चीज को अलग अलग रंग के चश्मों से देख रहे हो। हर चश्मा आपको एक अलग रंगत, एक अलग पहलू दिखाता है, पर कोई भी एक चश्मा पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकता, है ना? हाँ, सही कहा। और शायद पाठक या सीखने वाले के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि वे जब भी इतिहास पढ़ें तो ये सवाल जरूर पूछें, या किसने लिखा है, कब लिखा है और किस नजरिए से लिखा है। ये जानना क्यों जरूरी है? बिल्कुल, ये आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बुनियादी शर्त है। ये जानना कि इतिहासकार का अपना दृष्टिकोण क्या है, हमें उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के चयन, घटनाओं की व्याख्या और निष्कर्षों का मुकम्मल तरह से मूल्यांकन करने में मदद करता है। हमें ये समझने में मदद मिलती है कि किसी खास बात पर इतना जोर क्यों दिया गया है और किसी दूसरी बात को गोल क्यों कर दिया गया है। विभिन्न दृष्टिकोणों को जानने और समझने से ही हम अतीत की एक ज़्यादा संतुलित, सूक्ष्म, न्यूआंस्ड और मुकम्मल तस्वीर बना पाते हैं। ये हमें बनी बनाई धारणाओं पर सवाल उठाने और सिर्फ एक आधिकारिक या सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी को ही सच मान लेने से रोकता है। तो आज हमने आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने के कई प्रमुख दृष्टिकोणों की परतों को खोला। ये साफ है कि इतिहास सिर्फ बीते हुए तथ्यों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि उन तथ्यों को निरंतर बदल की व्याख्या भी है। और ये व्याख्या, जैसा पर्सिवल स्पेयर ने कहा था, समय और नजरिए के साथ विकसित होती रहती है। हाँ, और हर दृष्टिकोण हमें अतीत से जुड़ने और उसे समझने के लिए अलग-अलग वैचारिक औजार, कॉन्सेप्चुअल टूल्स मुहैया कराता है। ये दृष्टिकोण न केवल हमें यह समझने में मदद करते हैं कि अतीत में क्या हुआ होगा, बल्कि ये भी कि उसे कैसे याद किया गया है, कैसे लिखा गया है और कैसे हमारी आज की समझ को प्रभावित करता है। श्रोताओं के लिए जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं।
जरा सोचिए, आज की दुनिया और हमारे अपने समाज की जटिलताओं जैसे असमानता, राष्ट्रों के बीच तनाव, सामाजिक संघर्ष या लैंगिक मुद्दे, इनको समझने के लिए इनमें से कौन सा ऐतिहासिक दृष्टिकोण आपको सबसे ज्यादा प्रासंगिक या उपयोगी लगता है? क्या कोई एक नजरिया आज की समस्याओं की जड़ तक पहुंचने में ज्यादा मददगार है, या फिर हमें आज की उलझी हुई हकीकतों को समझने के लिए इन अलग-अलग दृष्टिकोणों के तत्वों को मिलाकर एक नया एकीकृत नजरिया बनाने की जरूरत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।